हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसे गांव से होती है जहां औरतों को अपना चेहरा हमेशा कपड़े से ढककर रखना पड़ता है, जिसे पर्दा कहते हैं। कहते हैं अगर गलती से भी उसका पर्दा हट जाए या किसी अजनबी को वो दिख जाए तो उस औरत को अपनी जान देनी पड़ती है, वरना उस गाँव में जो बच्चा जन्म लेगा वो मरा हुआ होगा। और इसी अजीब और गरीब परंपरा के बीच हमारी कहानी शुरू होती है। त्योहार का समय है, पूरा गांव ज्वाला अम्मा की पूजा में लगा हुआ है। इसी बीच हमारी हीरोइन सुब्बू दुकान से गोलगप्पे खा रही होती है। वहाँ हर औरत ने पर्दा किया हुआ है। सुब्बू के पिता खुद पर्दा बेचने का काम करते हैं। वो गला फाड़ कर लोगों को बुलाते हैं, लेकिन सुब्बू जानती है कि ऐसे चिल्लाने से उनका गला खराब हो जाएगा। तभी उसका होने वाला पति राजेश उसके हाथ में चूड़ियाँ पहनाता है, लेकिन सुब्बू उसे डांट कर भगा देती है। इस गांव में लोग ज्वाला अम्बा नाम की देवी की पूजा करते हैं, जिसकी मूर्ति का चेहरा भी पर्दे से ढका रहता है। कहते हैं सालों पहले ज्वाला अम्बा एक बहादुर योद्धा थी। वो शिष्यों को लड़ना सिखाती थी। एक दिन उनके एक शिष्य को सांप ने काट लिया। उस वक्त ज्वाला अम्बा गर्भवती थी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस शिष्य को घोड़े पर बैठाया और वैद्य के यहाँ चल पड़ी। रास्ते में 4 अजनबी उनसे मिले। उन अजनबियों ने उन्हें कहा कि आप गर्भवती होकर घोड़े पर बैठना खतरनाक होता है, हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए। ज्वाला अम्बा को भी उनकी बात ठीक लगी तो वो मान गई, लेकिन उन लोगों का इरादा कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने ज्वाला अम्बा को एक सुनसान जगह ले गए और उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। ज्वाला अम्बा ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन आखिर में वो दरिंदे अम्मा पे भारी पड़ गए। उन्होंने ज्वाला अम्बा को जिंदा जला दिया, लेकिन फिर भी मरने से पहले ज्वाला अम्बा ने सबको मार दिया और वहीं पास के कुएं में जाकर कूद गए। गर्भवती ज्वाला अम्बा की मौत उस गांव के लिए श्राप बन गया था। उसके बाद गांव के सारे बच्चे मरे हुए पैदा होने लगे। जब पूरा गांव तबाह होने लगा तो लोगों ने ज्वाला अम्बा की पूजा शुरू कर दी। कहते हैं एक दिन बड़ा सा कपड़ा हवा से उड़कर आया और उनकी मूर्ति पर गिर गया। गांव वालों ने उसे माता की महिमा मानकर यह कसम खाई कि कोई भी महिला अब से मुंह नहीं दिखाएगी और पर्दा करेगी। तभी से वहां एक अखंड जोत जलाई जाती है और तब से बच्चे मरना बंद हो गए। लेकिन इस चीज की कीमत बहुत भारी थी। ये हम स्टोरी में आगे देखेंगे कि कैसे। इसी बीच सुब्बू को दिखाया जाता है, जो रिकॉर्डिंग करके अपने पापा की मदद कर रही थी ताकि उन्हें चिल्लाकर पर्दा ना बेचना पड़े। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और उसकी सगाई अपने बचपन के प्यार राजेश से होने वाली है। फिर वह खेतों से होकर घर जा रही होती है और हवा से उसका पर्दा उड़ जाता है। वो जल्दी से अपना पर्दा पकड़ती है और फिर से ओढ़ लेती है और देखती है कि किसी ने उसे देख तो नहीं लिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो वो चैन की सांस लेती है और घर वापस आ जाती है। घर आकर सुब्बू अपने पिताजी से कहती है कि उसे एक नया पर्दा चाहिए जिसमें ये खास डिजाइन हो, और याद दिलाती है कि उसकी सगाई में उसकी बेस्ट फ्रेंड रत्नम को बुलाना मत भूलिएगा। अब मूवी रत्नम पे शिफ्ट हो जाती है। रत्नम अपने पति और बच्चों में इतनी बिजी रहती है कि उसके खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं होता। लेकिन इस बार रत्नम ने जिद पकड़ ली और आखिरकार उसके पति को मानना ही पड़ा और वह अपनी दोस्त सुब्बू की शादी में आती है। गांव में एक और लड़की को दिखाया जाता है, वो है गौरी। वो अभी अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है और इस स्टेज पर पर्दा पहनना स्टार्ट करना होता है। गौरी माँ से पूछती है कि क्या वह बैडमिंटन खेलने जा सकती है। उस पे उसकी माँ कहती है कि वह बड़ी हो गई है और अब उसका चेहरा किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो गौरी कहती है रस्म तो कल है, तो मैं आज तो खेल ही सकती हूँ। लेकिन वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी भी बैठी होती है जिसका नाम दमयंती होता है, जो डर कर कहती है अगर किसी ने उसे देख लिया तो कहीं ज्वाला अम्बा का श्राप का वापस ना आ जाए। गौरी मान जाती है और घर में ही रहने का वादा करती है। अब सुब्बू राजेश से मिलने जाती है, जहाँ वे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेस करके एक ट्रेन के डब्बे में बैठे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब सुब्बू बड़ी हो रही थी तो राजेश को बहुत दुख हुआ कि अब वह उसका चेहरा नहीं देख पाएगा। तो अब सुब्बू ने भी ठान लिया था कि वह भी राजेश का चेहरा शादी के बाद ही देखेगी। सुब्बू कहती है कि शादी के बाद वो लोग शहर में रहेंगे
और सुब्बू टीचर की जॉब करके उसका हाथ बटाएगी। लेकिन राजेश साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूँगा। उस पे सुब्बू मान जाती है। उसके बाद गौरी का पर्दा फंक्शन होता है। वहाँ राजेश और सुब्बू भी आते हैं और उसी दिन राजेश और सुब्बू की सगाई भी रखी गई थी। सुब्बू तैयार हो रही होती है और बाहर सब नाच रहे होते हैं। इसी बीच अचानक किसी के बैग से एक मैगजीन गिर जाती है। एक बच्चा उसे उठाकर सगाई की सामान वाली टोकरी में रख देता है। जब सबने मैगजीन देखी तो चौंक उठे। हे भगवान, ये तो सुब्बू की फोटो है। अनर्थ हो गया और अब सुब्बू का चेहरा पूरे गांव वालों ने देख लिया है। वहाँ हंगामा मच गया। सुब्बू ने कहा उसने कुछ नहीं किया, ये फोटो तब ली गई थी जब हवा से उसका पर्दा उड़ गया था। तो सबने कहा अब उसे अपनी जान देनी होगी, क्योंकि गांव में एक गर्भवती महिला है जिसका नाम दमयंती है। अगर सुब्बू अपनी जान नहीं देगी तो दमयंती का बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। जिस पे रत्नम सबको बहुत समझाने की कोशिश करती है। राजेश भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोनों की बात गांव वाले बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वह दमयंती और उसके पति का पहला बच्चा था और वह सब डर गए थे, इसलिए किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तभी गांव वाले बताते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था। जब सुब्बू की माँ प्रेग्नेंट थी, तभी किसी औरत का चेहरा सबने देख लिया था। तब उस औरत को भी अपने प्राण देने पड़े थे। वो औरत और कोई नहीं, उसी बेटे की माँ थी जिसकी बीवी आज प्रेग्नेंट है। औरत ने बलिदान दिया, उसी का बेटा आज बाप बनने वाला था। गांव वाले कहते हैं सुब्बू का चेहरा अब सबके सामने आ गया था, तो अब बलिदान देने की बारी उसकी है। रत्नम ने उसे भागने के लिए कहा, लेकिन सुब्बू ने उसे साफ मना कर दिया, यह कहकर कि मेरी वजह से किसी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए, और वह मरने के लिए तैयार हो गई। सुब्बू आखिरी बार राजेश से मिलती है और कहती है कि वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? राजेश फिर भी उसका चेहरा नहीं देखता, बस उसे गले से लगाता है और अलविदा कहकर चला जाता है। अगले दिन रिवाज के मुताबिक सुब्बू को उसी कुएं में कूदकर जान देनी थी जहां ज्वाला अम्मा कूदी थी। राजेश और रत्नम ने सुब्बू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी और सुब्बू को कुएं में उतरने को कहा। पर उससे पहले देवी से माफ़ी मांगनी होती है और सुब्बू ने देवी को सामने सच बोलते हुए कहा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, हवा से पर्दा उड़ गया था। अगर देवी को लगता है कि मैं निर्दोष हूँ तो वो मेरी जान बचा लेंगी। उसके बाद सुब्बू कुएं में उतर गई और अपने प्राणों का त्याग करने लगी। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और ज्वाला माता की जोत बुझ गई। इसे देखकर कुछ औरतें दौड़ते हुए आईं और बोली, उसे जल्दी बाहर निकालो वरना अनर्थ हो जाएगा। यह देखकर गांव वालों को समझ आ गया कि यह गलत हो रहा है। सुब्बू बेगुनाह है और देवी नाराज नहीं है। बिना देर किए राजेश कुएं में कूद गया और सुब्बू को पानी में ढूंढने लगा। काफी मेहनत के बाद सुब्बू को बाहर निकाल लिया गया। फिर भी गांव वालों का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये तभी रत्नम ने कहा, अगर आप लोग एक बेगुनाह लड़की को मरने पे मजबूर करेंगे तो ज्वाला अम्मा फिर से गुस्सा हो सकती हैं। उससे गांव की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमें सुब्बू को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देना चाहिए। राजेश ने बताया कि जिस फोटोग्राफर ने यह फोटो खींची है वो नॉर्थ इंडिया के धर्मशाला में रहता है। अगर जल्दी वहां जाया जाए तो उसे ढूंढ सकते हैं, तो सच पता चल जाएगा। आखिरकार गांव वालों ने कहा कि सुब्बू को खुद फोटोग्राफर को ढूंढने हो जाना होगा। वो यहाँ आकर सबको सच बताएगा कि सुब्बू की जानकारी के बिना यह फोटो खींची गई है या सुब्बू की जानकारी के साथ। लेकिन बेचारी सुब्बू, गांव के बाहर तो वो कभी अकेली गई ही नहीं और वो ये काम अकेले कैसे करेगी। लेकिन कोई भी गांव वाला सुब्बू के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच रत्नम ने आगे आकर कहा कि वो सुब्बू के साथ जाएगी। गांव वालों ने तो सुब्बू को धमकी तक दे डाली कि अगर वो भागी तो उसके पिता को छोड़ेंगे नहीं। सुब्बू ने तय किया कि वह हर हाल में फोटोग्राफर को ढूंढकर लाएगी। वह धर्मशाला जाने के लिए निकली। धर्मशाला पहुंचते ही रत्नम की दोस्त की बेटी उनकी मदद करने वाली थी। माँ ने उसे फ़ोन करके गांव वालों की कहानी बताई और मदद करने को कहा तो वो मान गई
स्टेशन पर अम्मी दोनों को पिक करती है। ठंड के कारण वह पहले ठंड के कपड़े लेते हैं। तभी सुब्बू भीड़ में कहीं भटक जाती है। सुब्बू ने देखा वही मैगजीन वाली फोटो एक बड़े बैनर में लगी होती है। वहां खड़े लोग उसी को देख रहे होते हैं। डर के मारे सुब्बू वहां से भागकर किसी घर में चली जाती है। यह देखकर वह सह नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। तभी रत्नम और अम्मी वहां पहुंचते हैं तो सुब्बू रोते हुए कहती है कि उसकी फोटो सबने देख ली है। अम्मी उसे समझाती है कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। किसी औरत का चेहरा देखने से बच्चा बेजान पैदा नहीं होता। सुब्बू उसे बताती है कि अगर गांव में किसी औरत का चेहरा देख लिया जाए तो उसे अपने प्राण देने पड़ते हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। अम्मी कहती है अगर वो औरत खुद को खत्म नहीं करती तो शायद यह अंधविश्वास टूट जाता। यह सुनकर सुब्बू को अच्छा नहीं लगता। आमी यह खुले विचारों वाली लड़की है। वह जिंदगी अपने शर्तों पे जीने वाली लड़की है। लेकिन सुब्बू मासूमियत में कहती है कि भगवान ने औरतों को बच्चा पैदा करने की ताकत दी है, इसलिए शादी और बच्चे भी ज़रूरी हैं। सुब्बू की यह बात सुनकर आमी हंस पड़ती है। धर्मशाला जाते ही उन्होंने एक कमरा लिया और रात में जब सुब्बू टेंशन में बैठी थी तब आमी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। गांव वालों ने कहा कि दमयंती 1 महीने में बच्चे को जन्म देगी, तब तक उसे फोटोग्राफर को ढूंढकर अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, वरना मरकर बलिदान देना होगा। सुब्बू की बातें सुनकर आमी को बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन लैंडस्लाइड हो रखा था, उसकी वजह से उनकी गाड़ी रुक जाती है। आमी बाहर जाकर रास्ता देखने लगती है। तब सुब्बू फोटोग्राफर को कॉल करती है। कॉल लग जाती है, लेकिन सुब्बू इंग्लिश नहीं जानती, इसलिए वो जल्दी से आमी को बुलाती है, लेकिन तब तक कॉल कट हो जाती है। वहीं गांव में राजेश के पिता कहते हैं कि भले ही सुब्बू बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन उससे शादी मत करना, क्योंकि उसका चेहरा गांव में सबने देख रखा है। धीरे धीरे राजेश भी अपने इरादों पर डगमगाने लगता है। वहीं सुब्बू ये देखती है कि जहां गांव की औरतें रिवाजों में फंसी हुई हैं, शहर की औरतें अपनी जिंदगी मजे में अपनी शर्तों पे जी रही हैं, अपने सपनों के लिए जी रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश एक दुकान पर सुब्बू की ढेर सारी मैगजीन वाली फोटो देखता है। लोग उस मैगजीन को खरीद रहे होते हैं और सुब्बू को छू रहे होते हैं। यह देखकर उसे एक अजीब सी घिन आती है और वह सोचता है कि सुब्बू से रिश्ता तोड़ना ही सही होगा। अगले दिन सुब्बू राजेश को कॉल करती है। उस समय राजेश अपनी शादी के फंक्शन में बैठा था। उसके पिता ने वो कॉल उठाई और सारी बातें सुब्बू को सुनाई। यह सुनकर उसका दिल ही टूट गया। फिर कुछ सुब्बू के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और खींचते हुए ट्रक में बैठाने लगते हैं। तभी आमी और रत्नम उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं वो गाड़ी में शराबी लोग उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमी और रत्नम को देखकर वह उसे गिरा देते हैं। सुब्बू को चोट लग गई है और वो मानसिक रूप से टूट जाती है। साथ ही उसका यह भ्रम भी टूट जाता है कि अगर वो पर्दा करेगी तो देवी माँ उसकी रक्षा करेंगी। वह चिल्लाकर बोलती है कि माँ झूठी है, उन्होंने कहा था कि पर्दा करने पर देवी माँ उसकी रक्षा करेगी, लेकिन देवी माँ ने ऐसा नहीं किया। तब आमी उसे समझाती है कि यह सारी बातें एक अंधविश्वास है, तुम्हें इस अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सुब्बू मासूमियत में पूछती है कि इससे दमयंती के बच्चे को तो कुछ नहीं होगा। आमी जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा पर्दा उतारने से उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। तभी रत्नम कहती है, ज्वाला अम्बा कभी नहीं चाहेगी कि कोई औरत अपना चेहरा ढके या किसी बच्चे की जान जाए। यह सुनकर सुब्बू में हिम्मत आ जाती है। वो सारे अंधविश्वास पीछे छोड़ देती है और जिंदगी खुलकर जीना शुरू करती है। पहली बार वो अपना पर्दा हटाती है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका चेहरा देख रहे हैं। जब सबने सुब्बू को पहचान लिया कि यही पोस्टर वाली लड़की है, तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे और सेल्फी लेने लगे। किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उसे ये समझ आ गया कि उसको फोटो का होना गलत नहीं है और उससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। तभी आमी आकर बताती है कि उन्होंने फोटोग्राफर को ढूंढ लिया है और वह उनसे मिल सकते हैं। लैंडस्लाइड की समस्या भी खत्म हो गई है।
अब वह आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सुब्बू कहती है कि उसे अभी कुछ और दिन यहाँ रहना है। उसे अपनी यह आज़ादी बहुत पसंद आई थी। और आमी और रत्नम मान जाते हैं और तीनों मिलकर वहाँ कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं। पहली बार सुब्बू अपनी ज़िंदगी का पूरी तरह से एंजॉयमेंट कर रही होती है। सुब्बू देखती है कि वहाँ आए हुए माउंटेनर्स अपनी बकेट लिस्ट डायरी में दिल की वो ख्वाहिश लिखते हैं जो उन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। सुब्बू की अपनी बकेट लिस्ट बनाती है और उसमें लिखती है कि वह गांव में बिना पर्दा किए घूमना चाहती है। इसी बीच फोटोग्राफर का वीडियो मैसेज आता है। उस वीडियो में वो कहता है कि वो साउथ इंडिया के एक खास चिड़िया की फ़ोटो लेने गया था। उसका सुब्बू की फ़ोटो खींचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब पर्दा उड़ा तब सुब्बू गलती से उसके कैमरे के सामने आ गई। लेकिन उस पल उस फोटो में कुछ खास लगा उसे, इसलिए उसने वो फ़ोटो क्लिक कर ली। वो माफ़ी मांगता है कि बिना उससे पूछे वो फ़ोटो छाप दी और अब वह सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार है। सुब्बू कहती है अब उनका यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं बचा, तो अब वापस चलना चाहिए। सुब्बू और रत्नम गांव पहुँचते हैं। आज उसकी अग्नि परीक्षा है। सुब्बू बिना पर्दे के ही बाहर निकलती है। लोग हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। गांव के सभी लोग बस सुब्बू को ही देखे जा रहे होते हैं। तभी एक बच्चा सुब्बू को देख लेता है और वह जाकर गांव के सरपंच और उसके बाबा को बता देता है। लोगों के मन में बस यही चल रहा होता है कि वह लड़की पूरे गांव का सर्वनाश कर देगी और अब कभी इस गांव में जिंदा बच्चा पैदा नहीं होगा, और सुब्बू के बाबा को कोस रहे होते हैं। दूसरी तरफ दमयंती को तेज दर्द उठता है। उसकी डिलीवरी में गांव की औरतें मदद कर रही होती हैं। दमयंती को बहुत दर्द सहने के बाद वह बेहोश हो जाती है। तभी उसका पति रोने लगता है और वहां पड़ी ईंट उठाकर सुब्बू को मारने जाने लगता है। लोग सुब्बू को खूब गालियां दे रहे होते हैं और दमयंती का पति भी उस पर हमला करने ही वाला होता है। सुब्बू के पिता उसे जोर का थप्पड़ मारते हैं और उसका सिर पर्दे से ढक देते हैं। लेकिन सुब्बू अब पहले जैसी नहीं रही। सुब्बू उस पर्दे को फिर से निकाल देती है। तभी जैसे ही श्रवंती का पति उसे ईंट से मारने वाला होता है कि तभी खबर आती है कि दमयंती एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे चुकी है। सब चौंक जाते हैं। गांव वालों को समझ आ जाता है कि उनका श्राप सिर्फ एक अंधविश्वास है। वो सभी देवी की प्रार्थना करते हैं और सुब्बू को सम्मान देते हैं। आखिर में सुब्बू मशाल लेकर देवी के पर्दे को जला देती है। यह देखकर गांव की सारी औरतें अपने चेहरे से पर्दा हटा देती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुब्बू फोटोग्राफर से कहती है कि जब गांव वाले अपने चेहरे से पर्दा हटाएंगी तब वह उस फोटो को खींचे और अपनी मैगजीन में वो फोटो